गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल वाले जो सवाल लिखवाए थे एक बार मुझे बस मैं सवाल पढ़ रहा हूं और कुछ मॉडल आंसर दे रहा हूं। जैसे उसमें सवाल था, विविधता जीवन को सरल बनाती है, यही था। और दूसरा प्रश्न था, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। अब मान लीजिए हमें इसके उत्तर लिखने हैं, ये अभी पहले शुरुआत से सीखते हैं ताकि एक आदत में रहे आंसर राइटिंग। तो क्वेश्चन पर आते हैं। पहला तो कैसे डाइवर्सिटी लाइफ को इजी करती है। सवाल ये है कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी के कारण जीवन सरल हो जाता है। कल वाला क्वेश्चन था, आपके विचार में भारत की समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ। तो मुझे बताइएगा, चैप्टर पर पहले ध्यान देते हैं। इसने दो चीजों पर फोकस किया है, भारत की समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन को। तो पहले हमें यह देखना है कि भारत के अंदर क्या विविधता है। तो मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, याद करिए, 8 धर्म के अनुयायी हैं। जब अनुयायी अलग अलग धर्म के होते तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर अलग अलग धर्म के अनुयायी है तो इससे हमें यह पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति जो विचार आता है वह रूढ़िवादिता से हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि केवल एक ही धर्म हिंदू होता तो सोचिए कि जो वर्ण व्यवस्था होती, क्या वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विकल्प चुना कि नहीं, बौद्ध धर्म अपनाने का। अगर यहां यह विकल्प नहीं होता तो क्या उनके पास फिर धर्म को चैलेंज देने का विकल्प आता। तो पहला उदाहरण कि धर्म की विविधता व्यक्ति को विकल्प देती है कि वह अपने लिए किस प्रकार के धर्म का चयन कर सकता है। फिर दूसरा उदाहरण था, भारत में 1600 से अधिक भाषाएं हैं। भाषाओं का संबंध कम्युनिकेशन से है, संचार से है, और माना जाता है कि व्यक्ति के पास भाषाएं जितनी अधिक होगी उस व्यक्ति के संचार के विकल्प उतने ही ज्यादा होंगे, वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएगा। सवाल यहां एक भी है कि एक ही भाषा होना ज्यादा बेहतर है या कई भाषाएं। तो हम कहेंगे कि अगर भाषा एक ही है तो उसके शब्दों की एक लिमिटेशन है, पर भाषाएं जब अधिक होती है तो हमारे पास शब्दों के चयन के विकल्प है। इसका एक सिंपल उदाहरण, जो लोग केवल हिंदी जानते हैं या जो लोग केवल अंग्रेजी जानते हैं, आप देखेंगे कि उनके साथ एक प्रॉब्लम है। उन्हें जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पर जो लोग दोनों हल्का पुल्का जान लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने में आसानी महसूस करते हैं। तो भाषा की विविधता हमें चीजों को समझने और संचार करने में सरलता लाती है। पर भारत की विविधता केवल इतनी तक सीमित नहीं है। अब इसका तीसरा उदाहरण, भारत में कई प्रकार की जलवायु है। यह जलवायु ही हमें यहां पर जीवित रखने का एक विकल्प है। जितनी डाइवर्सिटी होंगी उतने अलग अलग वातावरण में हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, एडाप्ट कर पाएंगे। चौथा, भारत की विविधता केवल जलवायु ही नहीं है बल्कि भारत में कई प्रकार के सांस्कृतिक और कई कल्चरल विचार भी हैं जो हमें इस बात को समझने में मदद करते हैं कि हर व्यक्ति भले ही अलग हो लेकिन वो केवल वैचारिक अलग है, वो हमसे भिन्न नहीं है। मतलब यही विविधता हमें सहिष्णुता को भी सिखाती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न क्या था,
अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यहां आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना चाहिए, शुरुआत उन्हीं से करेंगे। अब आप इसमें दो उदाहरण दीजिए, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था धोती का। अनेकता पहनने में है, एकता कपड़े में है या उसके नाम में है। अनेकता में एकता का मतलब यहां हम कहेंगे कि भारतीयों के अंदर मिलने वाली एकता वह किसी बाह्य कारक से प्रेरित नहीं है, इस बात को समझिएगा। जैसे समझना कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर गरीबी बेरोजगारी की समस्याएं ज्यादा है, तो उन लोगों में कई बार सरकार के विरुद्ध ही नहीं बल्कि आपसी लोगों में भी मतभेद आ जाते हैं। वे लोग ऐसे मतभेदों को दूर करने के लिए कई बार भारत को टारगेट करते हैं। तो वह एक बाह्य शत्रु को ध्यान में रखकर अपने देश में क्या उत्पन्न कर रहे हैं? एकता। हमारे यहां पर उस शत्रु की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां पर लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है कि लोगों के रहन सहन विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हमसे अलग नहीं है। जैसे हमारे यहां पर मैंने एक चीज काफी कई बार सुनी है कि जब कहीं विवाह का कार्यक्रम होता है, मान लो लड़के को लड़की पसंद नहीं है और लड़की को लड़का पसंद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ठीक है आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन वो अलग नहीं है, वो हमारे जैसा ही है। ये किस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? अनेकता में एकता, कि भाई ठीक है वो आपको भले ही अलग लग रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो जैसे हमारे विचार हैं वैसे ही उनके यहां पर भी चीजें होती है। तो हमें कई प्रकार के उदाहरण यहां देख सकते हैं। हमारी एकता के लिए बाहरी बाह्य बल की कोई जरूरत नहीं है, ये स्वयं के द्वारा उत्पन्न है। हमारी एकता किसी बाह्य कॉमन शत्रु के कारण निर्मित नहीं है, यह स्वयं के द्वारा कई वर्षों के अनुभव से विकसित हुई है। इस तरीके से इस प्रश्न के आंसर को आप लिख सकते थे। तो यहां से शुरुआत करते चलिएगा आंसर राइटिंग की भी। अब आते हैं हम आज के दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो टाइटल डालिएगा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। सबसे पहले शब्द समझना है हमें अजम्पशन, प्रीजुडिस या पूर्वाग्रह। जैसे पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है पहले यह समझते हैं। पूर्वाग्रह मतलब हम पहले से सोच कर रखते हैं। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह में कोई अंतर है? मतलब जिसे हम कहते हैं टिपिकल थिंकिंग रखने वाले लोग, और प्री अजम्पशन में कोई अंतर है? बहुत अंतर है। अब समझना, जैसे मान लीजिए लड़कों के विषय में पूर्वाग्रह क्या है? पहले लड़का आते हैं, लड़का क्या सोचे भाई लड़के रोते नहीं। जब आप लड़का बचपन में गिरता है तो माता पिता क्या कहते हैं? तुम लड़के हो, ऐसे लड़कियों के जैसे रो रहे हो। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह। क्यों? क्योंकि रोना जेंडर पर डिपेंड थोड़ी करता है। भाई अगर रोना आएगा तो लड़का क्या करेगा? मतलब उसमें वो कहेगा कि नहीं मेरा जेंडर लड़का है, मैं रो नहीं सकता। दूसरा, ये पूर्वाग्रह है कि लड़के रोते नहीं है। दूसरा, लड़के डरते नहीं हैं। एक और पूर्वाग्रह है कि लड़के डरते नहीं हैं, पर सच में लड़के भी डरते। कई जगह पर मैंने देखा है कि अभिनेता को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि वो किसी को भी मार सकता है, पर हर कोई हीरो नहीं होता है। भाई हर कोई लड़ने थोड़ी बैठा है कि आया कोई भी और मार दिया, दो चार दिखा दिए, तो वो चीजें नहीं हो सकती। ये पूर्वाग्रह है। लेकिन अब सोचना, पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता कब लेगा? अगर कोई पूर्वाग्रह का विचार त्यागने को तैयार ही ना हो, वो ये माने ही नहीं कि ये पूर्वाग्रह नहीं यही सत्य है, तो हम कहेंगे कि वह रूढ़िवादिता है।
आप समझिए ना इसे। जैसे एक पर्टिकुलर धर्म है आपने, या पर्टिकुलर जाति है। भारत में किस लोगों को कंजूस ज्यादा कहते हैं, कि बहुत कंजूस होते हैं? बनिया व्यक्ति को। ये बनिया लोगों को कंजूस कहना भी एक क्या हुआ? पर अब मैं एक प्रूफ दिखाऊं, मान लो एक व्यक्ति को दिखाओ कि देखो यार ये हमारा मित्र बनिया है और बहुत खुलकर पैसे खर्च करता है, लेकिन तीसरा कहे मैं मान ही नहीं सकता, तो फिर ये क्या है? ये रूढ़िवादिता है। इसे कहते टिपिकलनेस हो जाना, कि भाई आप चेंज ही नहीं हो रहे, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी चीज नहीं। अब जैसे एक और चीज, हमारे यहां पर सरदार जब देखे जाते हैं तो क्या उनके प्रति इमेज बनाई जाती है? नहीं। सरदार के विषय में क्या सोचते हैं लोग? मतलब एक मजाकिया होंगे, और उनके बारे में जैसे लोग नहीं कहते कि उनका दिमाग यहां नहीं कहीं और होता है, ऐसी विचार। ये क्या है? ये पूर्वाग्रह। और कोई व्यक्ति इसी विचारों को पकड़ ले तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है? रूढ़िवादिता। एक और विचार है धर्म में, मुस्लिम धर्म के विषय में क्या विचार व्यक्त किया जाता है समाज में? नहीं। हाँ, जैसे अभी जैसे मान लो कि कुछ लोगों ने अभी आजकल ये कहना शुरू कर दिया आतंकवादी, तो ये क्या हुआ? अब मान लो कि आपका मित्र जिसको आप समझा रहे कि नहीं भाई, किसी मुस्लिम का आतंकवादी बनना उसके धर्म पर निर्भर नहीं करता है, वो तो डिपेंड करेगा कि वह किस तरीके के परिवेश में पला बढ़ा, लेकिन वो आपका मित्र कहें मैं मान ही नहीं सकता। क्या अंतर समझ में आ गया है? रूढ़िवादी व्यक्ति इस बात को हमेशा नकार देगा कि उसके दिमाग में जो चीज है उसके अलावा भी कुछ और सत्य है। तो अब आपको अपने विचारों का सरलीकरण करना है। जब आप अपने किसी भी सहपाठी के साथ बहस करें और आप अपनी ही चीज पर अड़े रहें, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपके अंदर क्या निर्मित हो रहा है। ये खतरनाक होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य किसी बातों को ही सत्य मान के आगे बढ़े तो वहां उत्पन्न होते हैं विरोधाभास, और जब विरोधाभास उत्पन्न होते हैं तो हम उस व्यक्ति को फिर पसंद और नापसंद के कैटेगरी में डालना शुरू करते हैं, और जब हम उसको नापसंद की कैटेगरी में डालना शुरू कर देते हैं, वहां से शुरुआत होती है अलगाववाद की। वहां से शुरू होता है फूट पड़ने की, जिसे हम कहते हैं डिवाइड होना। तो शुरुआत कहां से हुई थी? पूर्वाग्रह से, और वो बात कहां चली जाती है? रूढ़िवादिता पर। रूढ़िवादिता से वह अलग होना। तो शब्दों पर ध्यान देना। रूढ़िवादिता का जन्म कहां से हुआ है? पूर्वाग्रह। जैसे मैं देखता हूं कि जनरली मुस्लिम व्यक्ति के प्रति एक संशय दिया जाता है, मतलब मैं क्योंकि शिक्षक हूं, अब कोई भी विद्यार्थी इसको ऐसे ना लेना कि सर आप धर्म पर, मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि समाज क्या सोचता है। मुस्लिम धर्म के प्रति समाज में एक भावना है कि भाई वो मुस्लिम है, वो धोखा देगा, है ये कॉमन एजम्पशन। ये भी क्या है? पूर्वाग्रह है। क्योंकि हर समाज, हर धर्म, हर जाति में प्रत्येक प्रकार के लोग होंगे। मैं आपको कंजूस लोगों की लिस्ट में वे लोग भी दिखा सकता हूं जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं आपको धोखेबाजी की लिस्ट में उन लोगों को भी दिखा सकता हूं जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। तो वास्तविक रूप में जब व्यक्ति अपने कुछ विचारों को ही सत्य मानने लग जाए, वही जगह पर व्यक्तियों के बीच में विभेद शुरू हो जाता है। तो पूर्वाग्रह किसी भी नकारात्मक सोच को सत्य मान लेना है। सकारात्मकता भी आ सकती है, लेकिन सकारात्मकता हानि पहुंचाती नहीं है। जैसे पूर्वाग्रह, शिक्षक के विषय में क्या पूर्वाग्रह होता है? नहीं, मतलब जैसे मान लो अभी आपने कोई व्यक्ति नहीं देखा, तो सबसे पहले शिक्षक कैसा फील होता है? एक साधे से सूती कपड़े पहने होंगे, बैग बेचारे के हाथ में होगा, थोड़ा सा चेहरा गरीबी वाला होगा, लंबे बाल तो बिल्कुल भी रखता नहीं होगा।
तो ये जो तुम्हारे दिमाग में धारणाएं हैं एक शिक्षक के प्रति, ये शिक्षक के प्रति आपके क्या हैं? पूर्वाग्रह है। अब सोचे कि माता के प्रति भी आपके मन में कुछ विचार है, ये भी सब क्या है? पूर्वाग्रह। वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक। पर आपको जैसी खबर पता चले कि एक माता ने अपने बेटे को मार डाला, हत्या कर दी, तो फिर आपको झटका लगता है कि ऐसा, क्योंकि वह आपके विचारों को झकझोर रहा है। वो कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, फिर आप उसकी खोज में लगते। तो व्यक्ति जब पूर्वाग्रहों को टूटता हुआ देखता है तो थोड़ा सा विचलित होता है। इसलिए जब आप किसी से बहस करें और उसके पूर्वाग्रह टूट रहे हो तो आपको उसके अंदर एग्रेशन भी दिख सकता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल बदलाव भी दिख सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर के दूसरे शब्द की ओर, धार्मिक भेदभाव। तो आप टाइटल डालिए पहले, पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस। जब कोई किसी के बारे में पहले ही कोई धारणा बना ले, ऐसा लिखना, नकारात्मक मत लिखना। When someone has already made an impression about someone, then such thinking is called prejudice. It's generally negative. यह सामान्यतः नकारात्मक होती है। तो आज आपको रूढ़िवादी शब्द समझ में आ गया ना कि यह शब्द अब आपको परेशान नहीं करेगा। भले आप कई बार सोचते थे कि रूढ़िवादी किसको कहते हैं। रूढ़िवादी कई टाइप के, आपके अंदर भी कुछ रूढ़िवादिता होगी कि आप उस चीज को नकारोगे ही नहीं। अब मान लो किसी ने कहा कि सर हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आता, मैंने कहा नहीं भाई आता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर वो कहे नहीं होता ही नहीं, तो हम कहेंगे कि वो क्या बन गया यहां पर? रूढ़िवादी, टिपिकल बन गया वो व्यक्ति। जब कोई किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेता है तो ऐसी सोच को पूर्वाग्रह कहते हैं। सामान्यतः यह नकारात्मक होती है। उसमें जोड़ना है आपको कि सामान्यतः यह नकारात्मक होती है। अब देखो रियलिटी में मैं बताऊं क्यों मैं एनसीईआरटी आप लोगों से बार बार कहता हूं कि पढ़ो। तुम स्टैंडर्ड बुक कोई भी उठा लो, तुमने जितने नाम सुने होंगे, वो स्टैंडर्ड बुक आपको रूढ़िवादिता बता सके इतना सिंपल वे में मुझे नहीं लगता कि आप ढूंढ पाएंगे शब्द। पर कक्षा 6 की एनसीईआरटी ने बड़े सिंपल और सरल शब्दों में कहा, रूढ़िवादिता का मतलब अपने विचारों के अतिरिक्त किसी भी विचारों को नकारने वाला व्यक्ति। लिखना रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता को हम अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्थोडॉक्स। लिखना ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादिता। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पूर्वाग्रहों को ही सत्य माने, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी का स्टीरियोटाइप। यदि कोई व्यक्ति केवल, शब्द पर ध्यान देना, केवल अपने पूर्वाग्रह को सत्य माने, इफ एनी वन पर्सन assume prejudice is only truth, then it is called stereotype thinking. यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पूर्वाग्रह को सत्य माने तो उसे रूढ़िवादिता, अंग्रेजी शब्द हिंदी वाले लोग भी लिखेंगे, अच्छा ये शब्द सीखना, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप तो आप कह सकते हैं कि ये स्टीरियोटाइप जैसे लोग हैं। अपने घर मोहल्ले को याद करिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हीं चीजों को सत्य मानता है। जैसे मैं अपने परिवार में के उदाहरण बताऊं कि हमारे जो मतलब दादाजी होते थे, उनका मानना क्या था, महिलाएं पुरुष की जूतों के बराबर होते थे। जूते, इतना गंदी थिंकिंग वो रखते थे। तो वो कैसी थिंकिंग रहती थी? स्टीरियोटाइप। कैसी स्टीरियोटाइप? क्यों? क्योंकि अगर उनके सामने आपने 10 उदाहरण दे दिए कि देखो ऐसा है ऐसा है, वो नहीं मानेंगे। तो हम उसे कहेंगे कि ये कैसे लोग हैं? स्टीरियोटाइप लोग हैं।
अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सच में रूढ़िवादिता खतरनाक है? तो हम कहेंगे कि 100%। आप देखिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर अपने स्कूल के दिनों को याद करिए, और स्कूल के दिनों में आपने किसी पर्टिकुलर बच्चे के विषय में एक सोच बना ली थी, तो आपने शायद उससे बात नहीं की, शायद आपने उससे फ्रेंडशिप नहीं की, और शायद उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक नफरत या एक तरीके का अलगाववाद पैदा हुआ। जहां स्टीरियोटाइप विकसित होंगे लोग, वहां पर लोगों के अंदर भेदभाव की प्रक्रिया शुरू होती है। स्टीरियोटाइप से ही शुरुआत। जैसे एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति है अगर स्कूल में, कक्षा में, तो आप देखेंगे कि उनके प्रति भी कई प्रकार की रूढ़िता है। कई लोग सोचते हैं कि ये उनके पूर्व जन्मों के पाप है, हम उससे कोई उन्हें मुक्ति दिला नहीं सकते, और इसके कारण लोग उनसे फिर अलग होने लगते। ये जो जाति भेद उत्पन्न हुए, ये इसी के तहत हुए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, हमारे समाज में लोग काम करने लगे, शिक्षक काम करने लगा, कपड़ा बुनने वाला, कुम्हार, चमड़ा को चप्पल में कन्वर्ट करने वाला, कचरा उठाने वाला। तो जब पहली बार ये काम हुए होंगे तो कोई बदलाव किसी के मन में नहीं आया होगा, लेकिन जब लोगों ने मान लिया होगा कि कचरा उठाने का काम तुम्हारा ही है, तो वहां से शुरुआत किस बात की हुई होगी? पूर्वाग्रहों की। और उस पूर्वाग्रहों को जब समाज ने मान्यता दे दी, तो वो कन्वर्ट हो गया, और वहीं से निर्मित हुई फिर जाति। और वहां से लोगों ने कुछ कामों का समर्थन किया और कुछ कामों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब आते हैं, हमारे देश में भी रूढ़िवादिता के कई उदाहरण हैं, जैसे हमारे इस किताब में दिए हैं। हम अक्सर अपने से भिन्न दिखने वाले लोगों के प्रति कोई ना कोई पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। यह भिन्नता कई तरीके की हो सकती है, जैसे शक्ल सूरत, खान पान, परिधान, बोलने का लहजा। इसका मैं जीवंत उदाहरण आपको दूं। अब आप दिल्ली में हैं, जब आपको कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा मिलेगा ना, तो पहली बार में आपको वो अपने जैसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि क्या ये। जब वो आपके साथ खाना खाने बैठेगा तो आप उससे अचरज से पूछोगे, आप भी यही खाते हो? ये क्यों पूछ रहे हो आप? क्योंकि आपके दिमाग में विचार था कि ये व्यक्ति तो अलग है, ये हमारे जैसा नहीं है। तो पूर्वाग्रह कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, पर पूर्वाग्रहों को ही सत्य मान लेना वही समस्या का मूल कारण है। यह भिन्नता कई तरीके की हो सकती है। भारत की विविधता के कारण यहां विभिन्न क्षेत्र के लोग बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। वे न केवल शक्ल से अलग दिखते बल्कि उनका खान पान, बोली और परिधान भी अलग होते हैं। अब आप समझिए, जब आप अपने जैसे लोगों के बीच में होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे मान लीजिए मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं। आप मान के चलिए चांदनी चौक जाए, तो चांदनी चौक में मान लीजिए मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगर मान लीजिए मैं, आप, कोई भी जाएगा तो आपके मन में एक डर पैदा होगा। एक्चुअली जब हम अपने से भिन्न लोगों के भीड़ में जाते हैं तो असहज महसूस करते हैं, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल चीजें क्रिएट होती हैं। हम कहां पर सेफ महसूस करते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ यह समझना। जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के मन में हमारे प्रति पूर्वाग्रह निर्मित करेंगे तो उस व्यक्ति के मन में क्या निर्मित होगा? डर। वह व्यक्ति हमसे भयभीत रहेगा। यही भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच का बड़ा अंतर है। मुझे बताओ, आप देखते हैं कि भारत में जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो आपको एक साथ रहते हुए मिलेंगे। 10 मकान, उनके 20 मकान, 50 मकान का झुंड होगा। ये क्यों रहते हैं वो? क्योंकि वह उस बहुसंख्यक लोगों से पूरी तरह से अलग दिखते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप चंडीगढ़ या पंजाब के किसी शहर में जाएंगे ना, तो आप किसी ऐसी कॉलोनी में रहना पसंद करेंगे जहां आप कहेंगे कि कोई दूसरे समुदाय के भी लोग रहते हैं। आप बंगाल में जब जाएंगे और कलकत्ता में कोई कॉलोनी ढूंढेंगे तो आप पहली कॉलोनी कौन सी ढूंढेंगे? मान लो ब्रोकर ने कहा कि हाँ दिल्ली का भी एक लड़का है, तो आप कहेंगे पहले वही चलो। ये क्या है आपके मन में?
अपने जैसे लोगों के साथ लगाव, सुरक्षा का महसूस होना। और आपको असुरक्षा कहां महसूस होती है? अपने से अलग दिखने वाले लोगों के मन में। और ये असुरक्षा क्यों आ रही है? पूर्वाग्रह। कारण आपको लगता है कि जो अलग व्यक्ति दिख रहा है वो अच्छा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आपके जैसा दिख जाएगा, मान के चलिए, कल्पना करते हैं आप अफ्रीका घूमने गए और अफ्रीका में सोमालिया डाकुओं के देश में घूम रहे हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, भयानक डर अंदर है। लेकिन तुम्हें अचानक एशिया जैसा एक आदमी दिखा, आप तेजी से उसकी तरफ जाएंगे। उसने कहा हाँ मैं एशिया से हूं लेकिन पाकिस्तान से हूं, तब भी आप उससे दोस्ती शुरू कर देंगे? आप क्या कहेंगे? अरे पाकिस्तान कौन सी बात है, पड़ोसी तो हो आप हमारे। अब क्यों कह रहे हो ऐसा तुम? क्योंकि डर लग रहा है। तो आपके लिए पाकिस्तानी क्या हो गया? हमारा ही हो गया, अपना ही हो गया। ये है इस भेदभाव या इस डाइवर्सिटी का फायदा भी और नुकसान भी। जहां आप जुड़ भी जाते हैं और वहां आप एक दूसरे से नफरत भी कर लेते हैं। जैसे देखना, ग्रामीण लोगों के प्रति क्या पूर्वाग्रह है। जैसे कि एक उदाहरण दिया है कि आपको क्या लगता है गांव के लोगों के प्रति क्या पूर्वाग्रह होता है? आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं, ये कई लोगों ने कहा है। जैसे आप किसी भी जापानी से पूछेंगे तो कहेगा हमने सुना है कि आज भी भारतीय लोग कहां रहते हैं? गांव में। तो जब वो किसी सूट बूट वाले को देखेंगे तो अंदर से एक अलग फीलिंग आएगी। गांव के लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवगत, ऐसा आपको। और जब गांव का व्यक्ति आपको लगे कि आईफोन चला रहा हो और वही से वो सबको कम्युनिकेट कर रहा हो तो आपको अचरज लगेगा, क्योंकि आपका पूर्वाग्रह टूट रहा है। फसल की बुआई कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे, अब कोई नहीं करता है, 8-10 घंटे बहुत है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर होते हैं। ये ग्रामीण लोगों के प्रति पूर्वाग्रह है। शहरी लोगों के प्रति पूर्वाग्रह क्या है गांव के लोगों का? गांव के लोग कहते हैं कि शहर के लोग बहुत आलसी। और अब मान लो शहर का कोई लड़का आए और गांव के दादा चाचा ताऊ के पैर छुए और उनके साथ बड़े विनम्र से बात करे, तो मालूम है ताऊ जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, तुम शहर रहकर भी अपनी परंपरा और संस्कृति को भूले। तो आप समझे उसके दिमाग में क्या थे पहले से ही विचार कि ये बदमाश ही होगा। अब आप सोचिए, मेरे जैसा व्यक्ति अगर ठेठ गांव में चला जाए और जैसे ही मान के चलिए कि मैं उनसे कोई बातचीत ना करूं, तो सबसे पहला कहेंगे, यही होता है जब बच्चों को गांव से शहर भेजते हैं, ये देखो लड़की जैसे बाल बड़े किए। क्योंकि उनके दिमाग में पूर्वाग्रह क्या है कि बालों का बड़ा होना किसका लक्षण है? महिलाओं का। तो ये उनके मन का पूर्वाग्रह। पर उनके पास अब एक व्यक्ति खड़ा था, उनका नाती। वो आया, उसने पैर छुए। अब दादा अचरज में, मेरा नाती तो बड़ा समझदार, इस व्यक्ति के पैर छू रहा है। फिर नाती ने कुछ बातें बताई। अब विचार बहुत जल्दी ही वो कहेंगे कि बहुत ही बदलाव लगा मुझे आपके बारे में। तो ये चीज, जैसे आप जब मेरी पहली बार कभी ऑनलाइन क्लास देखेंगे, पहली बार जब देखी होगी, तो पहला विचार आया होगा ये भी मास्टर है। पर जब आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे सुना होगा, तो अचानक आपके पूर्वाग्रह छिन्न भिन्न हुए होंगे और फिर आपके अंदर एक सरेंडर का भाव आया होगा। तो जब पूर्वाग्रह टूटते और व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, तो उस समय व्यक्ति के मन में एक समर्पण का भाव होता है। जैसे हिंदी सिनेमा में एक दादाजी जो कभी भी अपनी रूढ़िवादिता त्यागते नहीं, लेकिन मूवी का आखिरी सीन याद करिए जहां दादाजी के सारे स्टीरियोटाइप थिंकिंग टूट जाती है और पता चलता है कि दादाजी तो बदल गए। तो ये क्या हुआ? समर्पण। तो पूर्वाग्रह का टूटना समर्पण को भी निर्मित करता है। शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में ही खर्च हो जाता है। ये सारे विचार किन के विषय में हैं? क्या ये सभी सच हैं? ये डिपेंड करता है किस तरीके के क्षेत्र में हम रहते हैं।
पूर्वाग्रह से क्या नुकसान होता है? भारत की विविधता के कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्र के लोग बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। वे न केवल शक्ल से अलग है बल्कि खान पान, बोली और परिधान में भी। अधिकतर मामलों में पूर्वाग्रह से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कई बार पूर्वाग्रह से युक्त व्यवहार से किसी को नुकसान हो सकता है। जब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो इससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और ऐसा कई बार होता है कि हम बगैर उस व्यक्ति के बारे में जाने उसके बारे में एक विचार जन्म करवा देते हैं और उसको इस घटना के कारण अपमानित भी कर देते हैं। वही से शुरुआत होती है एक अलगाववाद की। फिर रूढ़िबद्ध धारणा और रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण। आदर्श लड़की, हमारे समाज में एक आदर्श लड़की कौन है? ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और सबकी बात, आप देखेंगे ये बहुत नॉर्मल है। मतलब मैं आपको इसका व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूं और मैंने इसका केस स्टडी भी आपको शायद बताया था। जब मैं 12वीं के बाद, या हम कहेंगे कि यूपीएससी की तैयारी में था, तो कई बार एनजीओ के साथ काम करने जाता था। तो हम जब किसी लड़की के साथ बातचीत करते हुए पूछते थे कि आप अपने घर में अपने अन्याय के विरुद्ध बोलते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे हमारे माता पिता जिम्मेदार है। मैंने कहा ये कैसे? तो क्या हुआ कि जब हम कक्षा 6वीं में थे या कक्षा 7वीं में थे तो घर से स्कूल और स्कूल से घर आते थे, तो हम बिल्कुल अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाते थे। तो कोई पड़ोसी माता पिता के पास आया उनकी उपस्थिति में, और पड़ोसी ने माता पिता के सामने क्या कहा? आपकी लड़की बहुत सुशील है। अब हम अचंभे में आ गए, संस्कारी है। हम सोचने लगे कि आखिर हमारी तारीफ क्यों कर रहा है। तो उसने कहा, मैंने कभी नहीं इनको गर्दन उठाते हुए देखा। इसका मतलब उनको पता चला, किनको? लड़कियों को, कि अच्छा अगर हम अपनी गर्दन नहीं उठाते तो हम कौन बन जाते हैं। अब उन्होंने जिंदगी भर अपनी गर्दन नहीं उठाई और इसका परिणाम हुआ कि उनका शोषण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए लोगों की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है लड़कियों के प्रति, आइए जरा उसे देखते हैं। लड़कियां धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। आज भी हमारे समाज में अगर लड़कियां जोर से बोलती हैं तो आप देखेंगे कि कई लोगों को ध्यान आकर्षित हो जाता है। लड़कियों के लिए जरूरी है कि वो खाना बनाना, साफ सफाई करना और घर के कामकाज करना सीखे। ये विचार थोड़ा सा कमजोर हुआ है, शहरों में तो खत्म हो गया है, पर गांवों में आज भी है। कितना भी आप पढ़ लिख लेंगे तब भी आपको एक डायलॉग तो दिया ही जाएगा कि भले अधिकारी बन जाओ, पर घर का काम तो करना ही पड़ेगा। आदर्श लड़का कौन है? लड़कों को रोना, जो लड़के रोते हैं घर वाले लोग उनको एक नाम से चिढ़ाते हैं, रोतलू कहते कि भाई ये बहुत रोता है। हर लड़के को बड़े होकर क्या करना है? पैसा कमाना और परिवार। अब मैं इसका एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। एक मूवी आई थी का देखिए किसी ने? कीका में जो अभिनेता हैं, अभिनेता के पिता के मन में आपने देखा है कि अभिनेता के प्रति कितना रिस्पेक्ट है? मूवी को याद करना। जब इस मूवी को आपको देखोगे तो आपको रियल में स्टीरियोटाइप आदमी मिलेगा और वह अभिनेता का पिता है। इस कीका मूवी में जो अभिनेता है वो घर के सारे काम करता है, बर्तन साफ करने से लेकर झाड़ू मारने से लेकर खाना बनाने तक के। और जो महिला है, अभिनेत्री है, वो जॉब करती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों लोग खुश हैं। दिक्कत किन्हें है? जिन लोगों के अंदर रूढ़िवादी विचार थे। अभिनेता का पिता लड़के से बहुत नफरत करता है। और क्यों नफरत करता है? क्योंकि वो समाज के सामान्य नियमों से अलग चल रहा है। वह एक आदर्श लड़का नहीं बन पाया। क्योंकि आदर्श लड़का कौन? जो बाहर जाए, 100,000 रुपए कमा के घर पर लाए, वो आदर्श लड़का। अगर वो ऐसा ना करके घर के काम करे तो उसको परिवार वाले मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे। बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, घर के लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे।
आइए देखते हैं लैंगिक आधार पर हमारे देश में और क्या क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया है इन रूढ़िबद्ध धारणाओं में वो है फिल्में, विज्ञापन और टेलीविजन। आइए इसका पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब भी वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन आएगा, कौन विज्ञापन करने खड़ा होगा? महिला। क्यों? विज्ञापन वाला क्या बताना चाहता है? महिलाएं कपड़े धोती है। जब भी डिश, आप मुझे बताइए ना, आपने जितने भी विम के विज्ञापन देखे हैं, आपने कभी देखा क्या कि अमिताभ बच्चन साहब बहुत टेंशन में है और वो कह रही मेरे से तो साफ ही नहीं हो रहा है, और फिर अचानक एक दूसरा अक्षय कुमार खड़ा होकर कह रहा है कि आप विम का उपयोग करिए। वो कैसा विज्ञापन बनेगा, इमेजिन करिए। हो सकता है उस विज्ञापन पर कुछ रूढ़िवादी संस्थाएं क्या कहेगी कि हमारे कल्चर को बिगाड़ रहे। बदलना एक अलग चीज, शब्द है, सकारात्मक है। वो क्या कहेंगे? बिगाड़ रहे। अब मुझे बताइएगा कि मान लीजिए विज्ञापन किसी ऐसी चीज का है जो आकर्षक दिखाने का है, तो वह विज्ञापन किससे करवाया जाएगा? लड़कियों से। जब पहली बार शाहरुख खान ने लक्स साबुन का विज्ञापन किया था ना, पहली बार, शायद आप बहुत छोटे होंगे, ये बात है 2006 की। शाहरुख खान क्या कह रहे हैं कि मेरी सुंदरता का राज लक्स है। आप इमेजिन करिए, बहुत बड़ा माहौल खराब हुआ था भारत में। आप उस समय शायद उतने आयु के नहीं होंगे कि उन बात को समझ सके, बट मुझे याद है जब पहली बार शाहरुख खान साबुन लेकर आए, लक्स, क्योंकि उस समय लोगों के दिमाग में क्या है? साबुन। ये तो अभी अभी पुरुष साबुन लगाने लगे, नहीं तो 2004 से पहले घर में अगर कोई पुरुष साबुन लगाता था तो उस पर शक किया जाता था कि तुम लड़की जैसा साबुन लगाते हो, मतलब पुरुष साबुन भी नहीं लगा। सोचिए कैसे समाज की जेंडर पर आधारित थिंकिंग थी। अब आइए जरा एक और फिल्म का उदाहरण बता रहा हूं मैं, और ये आपको बताएगा कि सच में ये कितना खतरनाक है। मान लीजिए एक लड़की का विवाह हो रहा है, और लड़की के विवाह होने के समय पिताजी लड़की से कह रहे हैं, विदाई का समय है, रोते रोते, कि अब तुम्हें दोनों परिवारों की इज्जत संभालनी है। इसका मतलब लड़की को क्या दायित्व सौंपा पिता ने? इज्जत का, कि भाई ये जो इज्जत का टोकरा ये तुम्हारे हम सर पर रख रहे हैं। पहले हमारे ही परिवार का था, अब एक और परिवार का। अब इमेजिन करिए, एक मनुष्य होने के नाते हम उसे एक लड़की नहीं मानते, हम मानते कि वो एक जीव है। वो क्या सोचती होगी अंदर में? चलो वो तो भाव है पिता के प्रति, पर अंदर सोचती होगी सच में ऊपर वाले ने मेरे को ये टोकरिया संभालने के लिए भेजा था। कभी लड़के से क्यों नहीं कहा गया कि तुम परिवार की इज्जत हो? इज्जत शब्द लड़कियों के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? उसका सबसे बड़ा कारण है, इसी नाम पर हम उन्हें घर से बाहर निकलने से रोकेंगे। हम इसी घटनाक्रम के नाम पर उनके कई प्रकार की फ्रीडम को छीन पाएंगे। और इसी फिल्मों के डायलॉगों ने हमारे देश में इस इज्जत की घटना का परिणाम कहां लेकर चले गए हैं? सुना है इनके बारे में? हाँ, पंचायतें। सुना नहीं है कभी आपने? हरियाणा, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, मतलब मुझे लगता है कि हरियाणा, पंजाब में भी नहीं सुना। खाप पंचायत इसे कहते हैं। कई बार जाति पंचायत भी होती है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लड़की भाग गई, तो अब खाप पंचायत तय करती है कि क्या होगा। तो ये जो लोग हत्या करते हैं, जिसे कहते हैं ऑनर किलिंग, ये तो सुना होगा कि ये भी नहीं सुना? ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान। एक भाई को लगा कि उसकी बहन को कोई भगा के गया है, इसका मतलब उसके परिवार की पूरी इज्जत छिन्न भिन्न हो गई है। तो अब इस पूरे गुस्से में और आक्रोश में आकर वो भाई क्या करेगा? वो सुसाइड नहीं करेगा, किसी को मार डालेगा।
इस घटना को हम नाम क्या देंगे? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग, ठीक है, आज थोड़ा सा पूरे भारत में सांप्रदायिकता का माहौल है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा था। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे तो ये मुद्दे होते थे, ऑनर किलिंग को कैसे रोका जाए। एक मूवी बता देता हूं, आज ही देख लेना। आप लोग मूवियां इसलिए देखा करिए क्योंकि किताबें तो पढ़ते नहीं हो आप, इसी बहाने एक राइटर की सोच तो समझ में आएगी। इसको देख लेना, NH10, जिसमें आपको पता चलेगा कि पूरा परिवार केवल एक छोटी सी घटना के कारण डिस्ट्रॉय होता है, और उसका नाम है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग ये क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति को किसी ने बताया कि लड़कियां परिवार की इज्जत है, और अगर उनके साथ कोई घटनाक्रम होगा तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज भी आप जब आईएएस की तैयारी करने आते हैं और दूर से आते हैं तो लड़कों को तो उतना ब्लैकमेल नहीं करते, लेकिन लड़कियों को ब्लैकमेल जरूर किया जाएगा। कहा जाएगा कि वहां जा तो रहे हो बेटा, लेकिन तैयारी आईएएस की ही करना। ये क्या है? एक तरीके का बताने का कोशिश है कि हमारी परिवार की इज्जत हो आप। एक्चुअल में यहां थोड़ा सा समझने जैसी बात है। इज्जत एक मेंटालिटी होती है, एक मानसिकता होती है। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति इज्जत नहीं है तो वह जेंडर पर डिपेंड नहीं करती, आप उसे रिस्पेक्ट दोगे ही नहीं। और अगर आपके मन में इज्जत है तो आप इस बात से प्रभावित नहीं होंगे कि वो व्यक्ति जीवित है या मरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के प्रति, कलाम साहब के प्रति, गांधी जी के प्रति जो लोग उनको जानते हैं वो उनके प्रति क्या व्यक्त करते हैं? रिस्पेक्ट। उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो विचार हैं, ये लिंग पर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण किसने करवाया? फिल्मों ने, विज्ञापनों ने और टेलीविजन के धारावाहिकों ने। धारावाहिक तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हमारे यहां पर जब भी 3 इडियट मूवी का जो सबसे अद्भुत रूढ़िवादी थिंकिंग थी वो क्या थी? अगर लड़की का जन्म हो तो, लड़के का हुआ तो, मतलब आपने तय कर लिया कि जेंडर हुआ ये तो यही जॉब। सोचो कि पुरुष डॉक्टर बनना चाहे, नहीं। सोचो कि महिला इंजीनियर बनना चाहे तो नहीं। ये भी किस तरीके की सोच है? एक पूर्वाग्रह है कि लड़कियों को डॉक्टर बनना चाहिए। जैसे डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन, साबुन आदि के विज्ञापनों में मुख्य भूमिका में कौन दिखेगी? और मोटरसाइकिल के विज्ञापन में हमेशा आपको पुरुष स्टंट करते हुए दिखाई देंगे। यह आपको किसने सिखाया कि पुरुष ही स्टंट कर सकेगा? मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें एक महिला स्टंट कर रही है, कई लोगों के दिमाग के तार टूट जाएंगे। वो कहेंगे अद्भुत। वो क्यों? क्योंकि उनको इस बात का यकीन नहीं होगा कि स्टंट करने का काम महिला भी कर सकती है। और अभी भी कहीं अगर मान लो कोई पुरुष साबुन का विज्ञापन करे तो गांव के बुजुर्ग लोग कहेंगे ये कोई हीरो है। इसको एक शब्द कहते हैं हमारे इधर, जो महिलाओं जैसे काम करने में ज्यादा वरीयता रखता है। शायद आपके समाज मतलब क्षेत्र में भी उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, जो महिलाओं के जैसा कार्य करता है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे पुरुष है लेकिन वो घर के काम करता है तो एक नाम डरा जाता है उसको, क्या कहते हैं उसको? नहीं, वो तो जोरू का गुलाम माता कहती है। लेकिन जब तक विवाह नहीं हुआ, क्या कहते हैं? आपकी तरफ ऐसा कोई नाम नहीं देते उसे कि वो महिलाओं जैसे कार्य करता है? जी जी बोलते। तो हर एक जगह, जैसे महाराष्ट्र में ऐसे व्यक्ति को बाइलिया कह जाता है कि भाई बाइलिया है वो, तो मतलब बाई जैसे काम करता है, वहां बाई को बाइलिया जैसे। अब यहां इन्होंने नाम दिया। तो ऐसे समाज में उन लोगों के प्रति क्या विचार उत्पन्न कर दिया गया है? एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग कि नहीं, ये व्यक्ति तो सामान्य प्रकृति से अलग है। लिंग पर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं के साथ हमें धर्म, जाति और मूल स्थान के आधार पर भी रूढ़िवादी धारणाएं देखने को मिलती है। जैसे लड़कियों के बारे में एक पैराग्राफ दिया है, वे कोमल और मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है,
ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती है? तो आपके मन में एक आएगा कि यह लड़की अच्छी नहीं है। तो यह आपके मन में किस प्रकार की है? एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। एक बढ़िया उदाहरण उन्होंने यहां भी दिया है। मुसलमानों के प्रति एक विचार लोगों ने सुना होगा कि भाई मुसलमान अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं, और हमने ये मान लिया कि मुस्लिम धर्म कभी भी लड़कियों की पढ़ाई को प्रमोट नहीं करता। लेकिन केरल का उदाहरण लेते हैं। केरल में 70% जितनी भी टीचर्स हैं सब महिलाएं हैं और सभी मुस्लिम धर्म की है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा को देने में धर्म कहीं पर आधार नहीं होता है। अगर स्कूल नजदीक है, परिवार गरीब नहीं है, तो वह अपने बच्चों को निश्चित ही पढ़ाएगा। अगर कोई परिवार गरीब है और वहां पर स्कूल की सुविधाएं काफी दूरी पर हैं, तो आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय पहले से ही डरा रहता है, तब वो लड़कियों के एजुकेशन को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि लड़कियां उनके परिवार की इज्जत। अब देखना, यहां बढ़िया उदाहरण दिया है एनसीईआरटी ने। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचने के प्रयास किए गए, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों के स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, टाइटल डालिएगा आप, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को भेदभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में गए और आपको रोका गया और आपने पूछा भाई हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, उसने कहा कि आप महिला है, आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो ये क्या है? भेदभाव। मुस्लिम धर्म में भी, हाँ बहुत सारे, जैसे मुस्लिम धर्म में भी जब मस्जिद में जाने की कोशिश करती है महिलाएं तो उन्हें रोका जाता। तो ये सब कुछ क्या है? भेदभाव। देखना, मैंने कहा था विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है? नेचुरल, प्राकृतिक। जब उसमें कृत्रिम तत्व आते हैं तो वह बदल जाती हैं, और जब उसको इस असमानता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित किया जाए, उसे उस फैसिलिटी से रोका जाए, तो यहां जन्म लेता है कृत्रिम विविधता। निर्मित करने को असमानता कहेंगे,
और जब उसको किसी भी प्रकार की सुविधा देने से मना कर दे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, भेदभाव। हमारे देश में उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा शोषण था ही शूद्र या अनुसूचित जाति के लोगों का, लेकिन दक्षिण भारत में भी कोई कमी नहीं थी। दक्षिण भारत में दो ही तरह के लोग थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को कई अधिकार थे, गैर ब्राह्मणों को अधिकार नहीं थे। तो ये सब किसमें शामिल करवाएंगे आप? तो अगर किसी को क्षेत्रीयता के आधार पर, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मंदिर है जहां पर कुछ क्षेत्र के लोग ही जा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग नहीं जा सकते, तो इसको क्या कहेंगे? भेदभाव। अब यहां एक बड़ा सवाल, मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं आप में से किसी को यहां आने से रोकूं, तो क्या यह भेदभाव कहलाएगा? क्यों नहीं ये भेदभाव है? भेदभाव शब्द का मतलब होता है जो चीज सार्वजनिक होती है, पब्लिक होती है, वहां पर आपको रोका जाए और आपको किसी प्रकार से इन आधारों पर रोका जाए तो हम उसे जनरली कहते हैं भेदभाव। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी प्राइवेट जगह पर, अब भाई इसका मतलब यह है किसी का मकान है तो आप कहेंगे कि मैं घुसकर आऊंगा आपके मकान में, ये तो ऐसी बात हो गई। इसको भेदभाव, भेदभाव का संबंध किससे है? सार्वजनिक जगह से है। सार्वजनिक का अभिप्राय किसी सरकारी वस्तु से नहीं है, जहां सभी को आने की अनुमति थी जनरली, लेकिन केवल आपको रोका गया। उसके पीछे आपकी जाति, आपका धर्म, आपका लिंग था, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? भेदभाव है। लेकिन भेदभाव केवल पब्लिक प्लेस का रहता है, प्राइवेट प्लेस पर आप इसको भेदभाव ना कहकर उस प्राइवेट व्यक्ति के अधिकार में शामिल करेंगे कि वो आपको आने देना चाहता है या नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि वो उसकी मर्जी है कि वो आपके साथ क्या व्यवहार करेगा। जैसे कुछ गांवों में पंचायत की तरफ से फैसला सुना दिया जाता है कि लड़कियां जींस नहीं पहनेगी और मोबाइल फोन नहीं रखेगी, तो ये क्या है? भेदभाव। और क्यों अब भेदभाव हुआ? क्योंकि डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति कौन है? पंचायत। पिता मना करे तो यह भी भेदभाव है, क्योंकि पिता वास्तविक रूप में सभी के लिए हां कह रहा है लेकिन आपके लिए मना कर रहा है। अगर परिवार में आपको पढ़ने से रोका जाए, बाकी को पढ़ने दिया जाए, तो यह भी भेदभाव, क्योंकि वो आपका अपना अधिकार क्षेत्र था। लेकिन मान लो मैं रोकूं आपको, तो फिर वह भेदभाव नहीं कहलाएगा। मैं मतलब या तो सरकार नहीं हूं मैं, या फिर आपका परिवार नहीं हूं मैं, तब आप कहेंगे कि ये मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं, ये वो उनकी मर्जी है, वो मुझे नहीं आने देना चाहते। जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बर्ताव करता है तो इसी से भेदभाव हो सकता है। जैसे दलित शब्द के बारे में बताया है, पहले जनरली ये शब्द नहीं था। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को किस नाम से जानती है? अनुसूचित जाति, एससी के वर्ग के नाम से। जेंडर भेदभाव, टाइटल डालिएगा लैंगिक भेदभाव। हमारे यहां पर एक लड़के का करियर कितना बड़ा होता है, मतलब एक लड़के का जीवकोपार्जन के लिए जॉब करना या कोई काम करना कब तक चलता है? जब तक कि उसकी खुद की मर्जी रिटायरमेंट की ना हो या मर नहीं जाता। एक लड़की का करियर कब तक का होता है? जब तक। तो ये धारणा क्या कहलाती है? ये भी पूर्वाग्रह के आधार पर निर्मित जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है।
कारण ये है कि विवाह के उपरांत ये माना जाता है कि घर की जिम्मेदारी महिलाओं की है, और इस कारण से उन्हें कहा जाता है कि अब आपका काम काज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, घर संभालना। और मैं आपको बताऊं, ये विचार गरीबों के अंदर ज्यादा है कि अमीरों के? अमीरों के। एक बार गरीब व्यक्ति सोचेगा कि उल्टा जितने लोग काम करेंगे उतना पैसा आएगा, लेकिन जो मध्यम वर्ग में हाई मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी थिंकिंग ये ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब लड़के या लड़की वाले देखने आएंगे ना, तो देखना जरा ध्यान से, लड़के वाले ये कमेंट्स करते हैं, वो कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। क्या जॉब किसी लड़की की आवश्यकता या घर में पैसों के सोर्स के लिए होता है? वो एक कारण है बस, लेकिन जॉब वास्तव में किसी व्यक्ति के सम्मान की बात है। सम्मान क्यों जोड़ रहे हैं हम इसमें? क्योंकि वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम माना जाएगा। इसलिए कार्य को केवल पैसों के आधार पर कंपेयर नहीं किया जाएगा। कुछ गांवों में लड़कियों को 5वीं या 6ठी कक्षा के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता। कॉमन है, बहुत पढ़ लिया, पढ़ना लिखना आ गया, पत्र लिखना आ गया, मोबाइल भी चला लेती है हमारी लाली, बंद करा दो। ज्यादातर लड़कियों को पढ़ाई के बाद कोई रोजगार करने नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें शादी के लिए बाध्य किया जाता है। कई परिवारों में लड़के लड़कियों को पश्चिमी परिधान पहनने की इजाजत नहीं होती। आज उतना ये रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर गांवों में जाएंगे तो कई बार लड़कियों को जींस पहनने से रोका जाएगा। तो इसमें लिखना, जब लिंग के आधार पर सुविधाओं से वंचित किया जाए, वेनेवर, जब लिंग के आधार पर सुविधाओं से वंचित किया जाए, वेनेवर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड इज जेंडर, जब लिंग के आधार पर सुविधाओं से वंचित किया जाए तो उसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं। पर आपको मैं एक चीज बताऊं कि भारत में एक ऐसे जेंडर हैं जिनको सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कौन? ट्रांसजेंडर की जगह हम कहेंगे थर्ड जेंडर। महिलाओं को तो ही हमने पढ़ने लिखने और बाकी चीजों के लिए सहमति दे दी, पर आज तक हम थर्ड जेंडर को वो अधिकार नहीं दे पाए। मुझे बताइए, उसके जेंडर के कारण क्या उसके साथ एक मानवीय व्यवहार न होना भेदभाव नहीं है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आप इमेजिन करिए कि किसी कक्षा में अगर लड़का या लड़की, जो लड़कियों की स्कूल होती है लड़कों की, अगर थर्ड जेंडर एंट्री कर जाए तो आप देखना कि हो सकता है पेरेंट्स पहुंच जाएंगे स्कूल में और ये कहेंगे कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या उनके प्रति जो पूर्वाग्रह है, क्या वास्तविक रूप में उसके लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जा सकता है जो थर्ड जेंडर का है? तो इसीलिए 21वीं सदी में भारत में अब कानून बनने लगे कि हमें थर्ड जेंडर को भी इसमें मुख्य धारा में शामिल। आज से शायद 30 साल पहले कोई कह देता ऐसा कि थर्ड जेंडर को भी सम्मान दीजिए, तो लोग कहते कि पागल हो गए हो। लेकिन आज हम इस बात को थोड़ा बेहतर समझ चुके कि यह वास्तविक रूप में केवल एक अन्याय है। फिर हैं जेंडरों में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बाद धार्मिक भेदभाव, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक भेदभाव। कई बार किसी खास धर्म का होने के कारण कई लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। धर्म के कारण लोगों को कुछ खास सार्वजनिक स्थान, खासकर से पूजा के स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होती। जैसे कई जगह आप देखेंगे मस्जिद में एक हिंदू को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां मंदिरों में किसी मुस्लिम को आने से रोका जाता है। तो ये भी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। उसका कारण क्या कह रहे हैं? देखो, रोका कब जाए मैं बता देता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति
उस धार्मिक स्थान को डैमेज कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, तो आप उसे रोकिए। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति उस स्थान में आकर बैठना चाहता हो तो हम उसको रोक नहीं सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा विश्वास। भाई हम उस गॉड को सर्वोच्च शक्ति मानते हैं कि नहीं? तो उस सर्वोच्च शक्ति के लिए कौन मिलने आए और कौन न मिलने आए, इसका डिसीजन हम लेंगे कि वो लेगा? सबसे सर्वोच्च शक्ति लेगी। तो जरूरत है यहां पर इस विचारों को त्यागने की। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, यहां एक ही लाइन में लिखना, धर्म के आधार पर होने वाला भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वहां लिंग वाले में एक उदाहरण लिख देना, लिंग वाले में मंदिर का उदाहरण। कहा, कौन से मंदिर का? सबरीमाला, बड़ा फेमस रहा है लैंगिक भेदभाव में। जैसे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकना, प्रोहिबिशन, या इन द सबरीमाला टेम्पल अपोजिशन ऑफ एंट्री ऑफ फीमेल, प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री ऑफ फीमेल। हाँ, ये उदाहरण खत्म हो गया, अब तो तय हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर में अनुमति है। इसमें आप इस तरीके के स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं रखेंगे। वहां के पुजारियों का तर्क क्या था भाई? क्योंकि ऐसा थोड़ी कि जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा होगा तो ये लोग तो चुप नहीं बैठे होंगे, जो स्टीरियोटाइप होंगे वो भी तो किसी चीज को सत्य मानकर ये विचार व्यक्त कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या दिया था कि जनरली जो सबरीमाला मंदिर हैं वो उन भगवान का है जो ब्रह्मचारी है, पहली बात। दूसरा, आज भी हमारे समाज में महिलाओं में एक जो एमसी चक्र होता है, मिनिस्ट्रल साइकिल, जिसे पीरियड्स कहते हैं, उसके प्रति भी लोगों के मन में कई प्रकार के पूर्वाग्रह है। जब पीरियड्स आते हैं तो महिलाएं अपवित्र हो जाती है। जब पीरियड्स आते हैं तो महिलाओं को घर की किसी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आज भी कई प्रकार की स्टीरियोटाइप थिंकिंग इसके साथ जुड़ी हुई है। क्या ये सब सच है? नहीं। तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग के आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिए थे, बाद में इसको बंद कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, आप इन विचारों के आधार पर 21वीं सदी में किसी को जाने और आने से रोक नहीं सकते। फिर है जातिगत भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसके आधार पर? केवल, और ये बहुत ही गहराई में है आज भी भारत में। आज भी भारत के लोग, मैंने देखा है, जो उच्च जाति के लोग होते ना, जब निम्न जाति के व्यक्ति के साथ वो बहस नहीं कर सकते तो वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? वो है ही निम्न। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब उसने दिमाग में रख दिया है कि वो हमेशा ही मानसिक रूप से कमजोर रहेगा, उसके साथ आप बहस नहीं कर सकते। ये बहुत ही गंदी सोच वाले लोग हैं। यहां तक कि कई लोगों ने कुछ पर्टिकुलर जाति को हमेशा चोर और आपराधिक प्रवृत्ति से भी जोड़ कर रखा है। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर जाति के लोगों को हमेशा ही चोर और आपराधिक प्रवृत्ति के मानते हैं। वही भेदभाव का निर्माण करता है। पढ़े लिख लेने के बाद भी लोग अपना पेशा नहीं बदल सकते। जाति प्रथा की जड़ें इतनी गहरी थी कि उस पर आधारित सामाजिक ढांचे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। एक उदाहरण यहां दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र में दलित परिवार में 1891 में जन्म लिए थे। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश, उस जमाने में वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब क्योंकि उस समय प्रांत के रूप में थे, तो हम भले ही कह सकते कि वर्तमान का मध्य प्रदेश, उस जमाने का वो महाराष्ट्र ही था। तो कोरेगांव रुके, उतरे थे ये ट्रेन से। तो इन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाई ने। तो जैसे ही अच्छे कपड़े पहने होते तो भाई व्यक्ति चला जाता है। तो ट्रेन का टीटी उनके पास आया और पूछने लगा कि आप यहां क्यों रुके हुए हैं, क्या आपको आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी और हमारा नौकर आने वाला था, मतलब संपन्न परिवार से थे, तो कोई नहीं आया अभी तक, बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं। फिर टीटी ने उनसे पूछा कि आप कौन सी जाति के हो?
अंबेडकर जी ने बिना रुके कहा कि हम महार हैं। जैसे ये शब्द कहा, टीटी बिना जवाब दिए सीधा अंदर पहुंच गया। पर फिर भी टीटी को लगा कि नहीं भाई बच्चे हैं, मदद करते हैं। अब जैसे ये शब्द उन्होंने कहे थे, पूरे रेलवे स्टेशन पर उस जमाने में बैलगाड़ियां होती थी भाड़े के लिए, घर जाने के लिए, तो ये पूरे स्टेशन पर खबर पहुंची। टीटी अब उन बच्चों के पास वापस गया और कहा कि आपको क्या चाहिए। तो बोले पिताजी नहीं आए तो हम बैलगाड़ी हमें करवा दीजिए, हम कोरेगांव चले जाएंगे। जितने भी बैलगाड़ी वाले थे सबने मना किया। तब उन्होंने कहा कि हम 2 गुने पैसे देंगे। अब आप इमेजिन करिए केवल कि आप किसी जगह जाना चाहते हैं, आपको सारे लोग घूर कर देख रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि हम डबल पैसा देंगे, फिर भी वो आपको ले जाने से मना कर देते हैं। आपके मन को कितना बुरा लगेगा? क्या आप उन लोगों के प्रति कभी आत्मीयता से जुड़ पाएंगे? और यही इंसिडेंट बताता है भारत में जाति व्यवस्था की प्रक्रिया कैसी कठोर रही होगी। जैसे आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ये थोड़े से आपको तकलीफ दे सकते हैं लेकिन ये सच है। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्रा जैसे हिस्से में अगर एक एससी वाला पुरुष अपनी गर्दन ऊपर रखना चाहता है तो उसे एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था हेड टैक्स। शायद पहली बार सुने। सोचिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय वो अपनी गर्दन ऐसी रख सकते हैं पर वे अपनी गर्दन ऊपर नहीं कर सकते, और अगर की तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? इससे भी ज्यादा अभद्र और गंदा है ब्रेस्ट टैक्स। एससी की महिलाएं अपने स्तन को नहीं ढक सकती थी, और यदि उन्हें स्तन ढकना है तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। इमेजिन करिए किस गंदी मानसिकता के यह लोग होंगे, और यह समाज किस तरीके के जातिगत विभाजन में या जातिगत कुरीतियों से बंधा होगा। यह क्या कहलाएगा? सब कुछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आज भी मतलब मैं यूपी में, बिहार में कई ऐसी जगह के केस स्टडी आपको बता सकता हूं कि दूल्हे, मान लो कि एक एससी जाति का कोई दूल्हा है, वो घोड़ी पर, और अगर बैठा भी तो वो अपने गांव में से नहीं जा सकता। सोचिए, एक व्यक्ति, अब जाति धर्म सब छोड़ देते हैं, हम मनुष्य को भी छोड़ देते हैं, एक जीव के रूप में लेते हैं। क्या ये किसी भी एंगल से लग सकता है कि एक व्यक्ति को केवल एक पर्टिकुलर समूह के कारण उस प्रकार के महोत्सव, उस प्रकार के उत्सव मनाने से रोका जाए? एक आम लोग जो मना रहे हैं, कई लोगों को यहां जो सर पर पगड़ी बांधते नहीं है शादी के समय की, वो बांधने तक रोका जाता है। आज भी जब इस प्रकार की विचारधारा मिलती है तो तकलीफ होती है। ये है कि सच में ये लोग आज भी पृथ्वी पर जिंदा है। देखो, हम जब अपने ही देश में सोचते तो इतना बुरा नहीं लगता, पर आप इमेजिन करिए कि मैं आपको किसी दूसरे देश में लेकर जाऊं और ये घटना दिखाऊं, तब आपको फील होगा कि बताओ कितने मूर्ख लोग हैं। बस वो उस जाति का नहीं तो ये नहीं कर सकता है। जैसे अफगानिस्तान में पठान और पश्तून, तो पश्तून वाले लोग पठान को पसंद नहीं करते और पठान अपने आप को उच्च जाति के मानते हैं, तो वे लोग कभी पश्तून लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो जब हम वहां रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ख है। पठान पश्तून में कोई अंतर थोड़ी है हमारे लिए, उनके लिए बहुत बड़ा अंतर है। वैसे ही जब तीसरा व्यक्ति हमारे देश में आकर रुका होगा तो उसने अनुभव किया होगा कि ये कितने मूर्ख लोग हैं जो केवल एक जाति के आधार पर ऐसा सोच रहे हैं। इस तरीके के, हाँ, कई मूवीज में भी हैं। एक अभी हाल फिलहाल की जो मूवी आई थी उसमें भी लिखा गया तो लिखना, जैसे मोची का बेटा मोची का ही काम करेगा, धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार केवल, जैसे कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है, मेरे पास भी कई, जैसे मैंने आरक्षण पर यूट्यूब पर कई बार बोला है,
तो कई जो भड़ास निकालने वाले विद्यार्थी वो मुझी पर भड़ास निकाल देते। आपको सबसे अचरज तब लगेगा, भाई मैंने रिजर्वेशन पढ़ाया तो मैं कोई सरकार तो नहीं हूं कि मैंने जो बोला वही अंतिम सत्य हो जाएगा। 2-3 विद्यार्थियों ने हमारी टीम मेंबर को कॉल किया और क्या कहा, सर इतना रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं, सर को पता है कि रिजर्वेशन का लाभ कौन उठा रहा है और कौन लाभ नहीं उठा रहा है। तो आप ये सोचिए कि उसके मन की भड़ास कितनी खतरनाक होगी। भाई मैं रिजर्वेशन का सपोर्टर क्यों हूं, उसका कारण है क्योंकि मैं सच जानता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग सामान्य वर्ग के होते उन्हें जरूरत नहीं है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो पिछड़े हैं उनको सरकार ने कार्य करने में आगे आना चाहिए। अब यहां एक उदाहरण, मैं कहता हूं रिजर्वेशन खत्म कर डालते हैं, बस एक शर्त है, क्या ये लोग अपना कार्य छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हर व्यक्ति कार्य को योग्यता के आधार पर तय करने के लिए तैयार है? क्या कोई व्यक्ति, मान लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति, कोई वेश्य है, कोई व्यापारी है, या कोई भी समाज का व्यक्ति है जिसको पूजा पाठ करना आता है, क्या आप उसे मंदिर में ब्राह्मण के तौर पर स्वीकार करोगे? जब तक यह विचार नहीं त्यागा जाता तब तक आप इस विचार को त्यागने की बात कैसे कर सकते? आप कहेंगे नहीं सर, अब तो हम नहीं मानते कि मोची को मोची बनाना चाहिए, पर फिर आप आज भी ये मानते हो ना कि मंदिरों में अनुष्ठान करने का कार्य किसका है? इसका मतलब आज भी आपके अंदर कौन से विचार है? अब आप रूढ़िवादिता से इसको जोड़िए। लोगों के मन में विचार है कि मंदिर में पूजा कौन करेगा, और अगर वो कहे केवल यही कर सकते हैं तो ये क्या बन गई? कहानी जुड़ रही है रूढ़िवादिता से। याद रखिएगा, कर्म कांड या पूजा वो व्यक्ति करे जिसके पास ज्ञान है, और वो कोई भी हो, वो योग्य हो सकता है। यह विचार जब रखे जाएंगे तो हो सकता है लोग आपके विरोधी होंगे, आपको कई प्रकार से आरोपित करेंगे। जरूरत किस बात की है? लोग इस बात को समझे कि जब हम कार्य को योग्यता के आधार पर देखेंगे, जिस दिन कार्य का निर्धारण किस आधार पर होगा? एलिजिबिलिटी के आधार पर। और कार्य कौन सा? सरकारी नौकरी नहीं है, समाज का सभी कार्य। तब इस पृथ्वी पर, इस भारत में कौन सी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? कौन सी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन को समाप्त करने की मांग कब करिए? जब यह चीजें खत्म हो जाए। नहीं, लाभ देखो, अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपको शायद आज पहली बार पता चले। आपको क्या लगता है कि समाज में रिजर्वेशन के प्रति लोगों के मन में नफरत क्यों है? नहीं, रोजगार के कारण। समझना ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हमारे देश में, बस एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप देखोगे कि रिजर्वेशन सब खत्म हो जाएगा अपने आप ही। एक इमेजिन करिए, हमारे यहां पर आईएएस या सरकारी नौकरियां की रिक्तियां 500 और 5000 आती है, और आवेदन करने वाले लोग कितने होते हैं? 5 लाख 8 लाख। इमेजिन करिए हमारे यहां पर 4 लाख लोगों ने आवेदन किया और नौकरियां 7 लाख थी। बस एक इमेजिनेशन करिए। अब मुझे बता दीजिए कि रिजर्वेशन कितना काम का है? नौकरियां 7 लाख और कैंडिडेट 4 लाख। अब बता दीजिए कहां आपका रिजर्वेशन मदद कर रहा है? देखो कहां तकलीफ है। अब मैं मेन जड़ बता रहा हूं, और उतनी गहराई तक लोग नहीं सोचते, लोग ऊपरी तौर पर सोचते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे देश में इंप्लॉयमेंट, खास करके पब्लिक सेक्टर में, धीमे धीमे सरकार पहले इतना लाती थी, फिर इतना लाने लगे, और अब कितना ला रही? केवल बहुत कम। और हर व्यक्ति कौन सी नौकरी चाहता है? और परिणाम यह हुआ कि 1000 रिक्तियों के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया?
5 लाख लोगों ने, उनमें कई योग्य भी थे, पर हमने कहा कि नहीं तुम रुक जाओ, ये कैटेगरी वाले व्यक्ति को आने दो। तो जैसी ऐसी लाइन में बातें होगी तब लोगों के मन में किसके विरुद्ध में नफरत पैदा होगी? जिसको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिला। वास्तविक रूप में रिजर्वेशन के नफरत का कारण एम्प्लॉयमेंट रेट का कम होना है। इतनी गहराई में कोई नहीं सोचता है। वो क्या सोचते हैं, रिजर्वेशन क्यों, हमने 2000 साल पहले उनका शोषण किया और 2000 सालों तक शोषण किया, अब ये हम पर बात आ रही। नहीं, तुम पर बात नहीं आ रही। तुम्हें तकलीफ कहां हो रही है कि तुम्हारी योग्यता होकर भी केवल उस व्यक्ति को जोड़ा गया। और ये क्यों? क्योंकि वैकेंसियां बहुत ही कम थी। जैसे मैंने आपसे कहा 1000 लोग आवेदन करें और 5000 वैकेंसी हो, आपका रिजर्वेशन का खेल ही खत्म हो जाता है। तो जरूरत कहां काम करने की थी? एम्प्लॉयमेंट पर। आप रोजगार के विकल्प इतने बढ़ा दीजिए कि सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की भीड़ 1/10 हो जाए। मैं कहूंगा कि रिजर्वेशन के लिए जो भेदभाव और विरोध और समर्थन वाले लोग हैं ना, सब चुप बैठ जाएंगे। तो झगड़ा जहां है वहां कोई नहीं जाएगा, पर वो जाएंगे किस जगह पर? एक व्यक्ति आर्ग्यूमेंट देगा, हमारे पूर्वजों ने विरोध इनका अपमान किया था, हम तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट देगा, अभी भी हमारे यहां ब्राह्मण को ही सारे मंदिरों के कामकाज दिए जाते। ये सब बकवास है। वास्तविक जड़ कहां पर है? एम्प्लॉयमेंट में, और उसको कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो कई बार कई समस्याओं की जड़ कुछ और होती है, लेकिन ऊपरी बहस इतनी ज्यादा टीवी पर हो जाती है कि सबको लगता है रिजर्वेशन यही जड़ है। और रिजर्वेशन का इससे कोई लेना देना, रिजर्वेशन मतलब प्रायोरिटी है, वरीयता है कि भाई पहले हम इनको मौका देंगे क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं, अभागे लोग हैं। ये तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो आप लिखेंगे उदाहरण में, धार्मिक अनुष्ठान, ओनली ब्राह्मण हैड द राइट्स टू कंडक्ट रिलीजियस रिचुअल। आज तो ये कम हो गया है, लेकिन एक जमाने में 400 साल पहले अगर मान लो कोई यज्ञ होने वाला है और कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति दिख जाए तो यज्ञ रोक दिया जाता था। आप कल्पना करिए कि ये लोग कितनी गंदी मानसिकता से ग्रसित होंगे। किसने? खत्म नहीं की गई। खत्म करने के लिए सरकार ने कदम उठाए, जैसे कानून लाया अनटचेबिलिटी, कि भाई जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस कानून पर कई बार बहस होती है, अनुसूचित जाति का कोई भी कैंडिडेट उसके साथ यदि कोई अपमानजनक बातचीत करता है तो वह केस दायर कर सकता है। क्या कहते हैं उसको? एट्रोसिटी, सुना होगा ना? एट्रोसिटी वाला कानून बहुत चला। तो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं हुई, उसको कमजोर किया गया। और ये इसमें मदद किसने की? सरकार ने। एजुकेशन के लेवल को इंप्रूव किया। अगर बात करेंगे कि रिजर्वेशन तक पहुंच कैसे करवाई जाए सही लोगों की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेहतर सिस्टम क्या कर सकते हैं? पहला, आप लोगों को दबावपूर्ण तरीके से मत कहिए, आप लोगों को मोटिवेट करिए। आप लोगों से कहिए कि यदि आप लोग वास्तविक रूप में रिजर्वेशन के पात्र हैं लेकिन आपको जरूरत नहीं है तो त्यागिए। लोग जब रिजर्वेशन त्यागने के लिए आगे आएंगे तो अपने आप ये जो आर्ग्यूमेंट देने वाले लोग हैं ये भी खत्म होंगे। लेकिन कहां तकलीफ हो जाती है? एक व्यक्ति जो संपन्न है, सुविधा से लेस्ड है, सभी प्रकार के उसे सम्मान समाज में मिल रहे हैं, वो भी इस प्रकार की चीजों में लाइन में खड़ा हो जाए तो तकलीफ ज्यादा होती है। तो उसके लिए व्यक्तियों को समर्पण करना चाहिए कि मैं अपने रिजर्वेशन की सारी सुविधाओं को त्यागता हूं। रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है आपके अनुसार? जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? भीमराव अंबेडकर जी का उदाहरण मैंने आपको बताया। नहीं, उदाहरण इसमें केस स्टडी है। कोरेगांव की कहानी अब भूलोगे थोड़ी आप लोग, कहानी के रूप में याद रखा है आपने। अब समानता की लड़ाई,
समानता का मतलब कि हम किसी भी प्रकार से आपसे अलग नहीं है। अभी सुनते चलना, हमारे कई स्वाधीनता सेनानियों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी ने अछूत जाति के लोगों को, तो ये हरि और जन, हरि मतलब विष्णु और जन मतलब लोग, तो ये कौन है? विष्णु धाम के लोग हैं। इसलिए गांधी जी ने उनको क्या नाम दिया? पर शुरुआत में वो हरिजन शब्द लोग समझ पाए, आज लोगों ने उस हरिजन को एक जाति कह दिया। तो आज वो मानसिकता नहीं आ पाती कि हरिजन वास्तविक रूप में वो बोलना क्या चाहती, क्योंकि अब वो जबान पर आ गया, यूज टू हो गए। तो आप लिखेंगे शब्द हरिजन किसने दिया है? गांधी जी गेव द नेम हरिजन टू द अनटचेबल कास्ट पीपल। अब यहां मैं थोड़ा सा उदाहरण भी आपको बता देता हूं। अंबेडकर और गांधी जी के विचार दोनों के प्रति क्या थे? थोड़ा सा अंतर है। हाँ, मैं यहां स्पष्ट कहूंगा कि अंबेडकर जी के विचार गांधी जी की तुलना में परिपक्व थे। परिपक्व कहूंगा मैं, देखो क्यों। गांधी जी ये कहते थे कि भाई वर्ण व्यवस्था बुरी नहीं है। इस पर कई लोगों ने उनका विरोध भी किया था। उनका कहना क्या था? वो रीजन समझना। वो कह रहे थे कि भाई जो व्यक्ति जिस कार्य में सक्षम है, अगर वही वो व्यक्ति काम करेगा तो काम जल्दी, सटीकता के साथ और तीव्रता से पूरा होगा। तो समय की क्या होगी? बचत। इसका फायदा क्या होगा? कि वह व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन या बचे हुए समय में भगवान की भक्ति या इस जीवन को समझने का प्रयास कर सकेगा। लेकिन आपने अगर उस योग्यता को न ध्यान में रखकर किसी को भी कोई भी काम दिया तो उस काम की एक्यूरेसी और समय बढ़ जाएगा, तो व्यक्ति अपने भगवान के साथ जुड़ नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने कार्य की योग्यता का समर्थन किया है, उन्होंने जाति का समर्थन नहीं किया। वो कहते कि भाई मैं योग्यता की बात कर रहा हूं। तीसरा, गांधी जी ये कहते थे कि पहले हम क्या करते हैं? आजादी प्राप्त कर लेते हैं। गांधी जी कह रहे पहले अंग्रेजों को भगा देते हैं देश से और फिर अपने देश की ये जो बुराई है इसको दूर कर लेंगे। गांधी जी के विचार समझ में आ गए। अब अंबेडकर जी क्या कहते हैं? अंबेडकर जी कहते हैं आज जो योग्यता है कल वही जाति बनेगी। कारण, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम को करेगा और उस काम को लोग सम्मान दे देंगे तो वो व्यक्ति उस काम को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो अपने बच्चे को भी वही काम करवाएगा। इसका प्रूफ है डॉक्टर। मुझे बताना, जब एक डॉक्टर अपना जीवन यापन करता है वो अपने बेटे को ज्यादा दबाव या बेटी को क्या बनाने का दबाव डालता है? डॉक्टर। क्यों? आपको क्या लगता है केवल पैसा कारण होगा? क्योंकि पैसा तो उससे ज्यादा दूसरे बिजनेस में है, पर वो डॉक्टर ही बनवाना चाहेगा। क्यों? सम्मान। एक किसान का बेटा, क्या किसान का बेटा अपनी इच्छा से उसी ऊर्जा के साथ वो चाहता है कि उसका बेटा भी क्या बने? चाहता है वो। क्यों? सम्मान नहीं है। देखो, मेहनत कर लेंगे लोग, पर जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप इमेजिन करें, आप किसी शादी में खड़े हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, एक आईएएस ऑफिसर है और एक किसान है। सबसे पहला सम्मान किसको मिलेगा? ऑब्वियसली। उसके बाद अब सम्मान बचा ही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अंबेडकर साहब ये कह रहे कि जिन प्रोफेशन को सम्मान मिलेगा वे अपने उस प्रोफेशन को छोड़ेंगे नहीं, भले उनमें योग्यता हो या ना हो, वो अपने बेटे को वही बनवाएंगे। लेकिन आज जो योग्य, मान लो कि एक व्यक्ति बहुत बढ़िया से साफ सफाई करता है, जब वो हाथ लगाता है किसी जगह को तो जादुई रूप से क्लीन कर देता है, योग्यता है उसके अंदर। पर क्या लोग उसे वो सम्मान देंगे कभी जो एक डॉक्टर को दिया जाता है? क्या आप अपने घर में एक बढ़िया साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को
वो सम्मान कभी दे पाएंगे जो डॉक्टर को देता है? अब वो अपने बच्चे को वो काम करने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो काम छोड़ने की कोशिश करेगा तो समाज का एक वर्ग आएगा कि नहीं, ये काम तो यहां से शुरुआत हो जाएगी जाति। तो उनका कहना यह है कि जब तक आप समाज में लोगों के अंदर समानता का भाव नहीं लाते, तब तक आप इस वर्ण व्यवस्था से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अब गांधी जी की तुलना में अंबेडकर जी की परिपक्वता कहां है वो समझना, और अगर समझ गए तो यकीन मानना यूपीएससी में आप मेन थीम समझ गए। अंबेडकर जी कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अंग्रेज चले जाएंगे और ये सब लोग समान हो जाएंगे? उनका कहना यह है कि जो राजनीतिक अधिकार की मांग आप कर रहे हैं कि अंग्रेजों को भगाइए और अपने देश में शक्ति भारतीयों के हाथ में लाइए, यह शक्ति किस भारतीय को मिलेगी? संपन्न होंगे, समाज में उच्च स्थिति में होंगे, कि पावर कमजोर व्यक्ति के हाथ में आने वाली? अंबेडकर जी कह रहे हैं ये पावर की लड़ाई है, ये ना राष्ट्र की लड़ाई है, ना ही आप आजादी की लड़ाई कहिए, ये शक्ति प्राप्त करने की लड़ाई, और ये लड़ाई हमेशा रहेगी। एक कमजोर व्यक्ति को कुचल कर ही एक व्यक्ति शक्ति को हासिल कर पाएगा। तो अंबेडकर जी कह रहे हैं अंग्रेज जाने से पहले हमें इनको बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर आजादी के बाद हम तय कर पाएंगे कि हमारा देश समानता के आधार पर कैसे बढ़ेगा। तो गांधी जी कह रहे आजादी के बाद हम समस्या सुलझा लेंगे, और अंबेडकर जी कह रहे हैं समस्या वो है ही नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, समस्या तो शक्ति की है, और उसके लिए पहले सबको क्या कर दीजिए, बराबर। इसका मतलब समझना, खली को आप लोगों से मैं भिड़वा दूं, आप उम्मीद करते हैं कि आप अपने गांव में खली से लड़े, खली के गांव में लड़े या WWF में लड़े, जीत पाओगे तीनों जगह पर? क्योंकि शक्ति हमेशा डोमिनेंट रहेगी। खली की जगह अब खली, और अब हमारे भारत का एक और आ गया है WWF में, वीर, नहीं रिंकू सिंह को ही कहते हैं ना महान, वीर महान। अब वीर महान और खली लड़े, वो यहां लड़े, उनके गांव में लड़े या WWF में। अब शक्ति किसके अनुसार तय होगी? जिसके अंदर योग्यता होगी। तो अंबेडकर जी कह रहे पहले क्या करिए, एक को खली बनाइए और एक को वीर महान बनाइए, और तब आजादी की बात करिए। आप जो आजादी के बाद सोच रहे हैं वो तब भी संभव नहीं है। तब भी शक्ति और शासन के रूप में कौन बैठेगा? जो संपन्न व्यक्ति है, और संपन्न पहले से ही जो हैं वह तो अपनी संपन्नता त्यागेंगे नहीं। लिखना, तो गांधी जी ने इन लोगों को क्या नाम दिया? हरिजन। इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी आता है। पहले उन्हें अंबेडकर कहते थे। जब भारत आजाद हुआ तो जातिगत भेदभाव को संविधान में एक अपराध घोषित किया गया। संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि दलितों का उत्थान किया जाए। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। यहां थोड़ी सी बात मैं गलत कहूंगा, यह धर्मनिरपेक्ष हमारे देश के संविधान में शुरुआत में नहीं था, पर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था। इसका मतलब है कि भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। तो यहां लिखना, भारत में कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है, ऑल रिलीजियस आर इक्वल इन आईज ऑफ लॉ। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अभी हिजाब का मामला शांत नहीं हुआ है। अब प्रश्न पर आते हैं। अभी हिजाब का मामला हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया है, लेकिन माहौल अभी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। निम्नलिखित का मेल कराइए और रूढ़िबद्ध धारणा को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक
पहियों वाली कुर्सी पर गया। ये वो कुछ केस स्टडी इन्होंने दिए होंगे, उसके क्वेश्चन होंगे। अब आते प्रश्न पर जो आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न, लड़कियां मां बाप के लिए बोझ है, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? और मैं चाहूंगा लड़कियां इस पर ज्यादा लिखे, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। दूसरा, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? जैसे समानता में 5 बातें। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता को त्यागा गया, जातिगत असमानता के लिए कानून बनाए गए, और हमारे देश में धर्म निरपेक्षता अपनाई गई, मतलब सभी धर्म समान है। तो संविधान का वर्णन करना। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? और तीसरा सवाल, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तो तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। बढ़िया प्रश्न है ये एथिक्स के रूप में। समटाइम्स पीपल मेक प्रीजुडिस्ड कमेंट्स इन अवर प्रेजेंस, we are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there। तो इसको जरूर लिखने की कोशिश करेंगे, एथिक्स जैसा विषय है ये। फिर अच्छा प्रैक्टिकल दिया है कि 2 ग्रुप बनाकर उनसे पूछे कि आप क्या करें। अब सोचे कक्षा 6वीं में मास्टर ऐसा करता होगा कि कक्षा के 2 समूह बनाए, पर सोचो राइटर ने कितना खूबसूरत कि भी मास्टर को यह भी बताया कि भाई तुम कुछ मत करो, बस हम जैसा कह रहे हैं उसको फॉलो करो। और सच में कक्षा 6वीं के बच्चों को अगर ये चीजें फॉलो हो तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आ सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हो चुका है। पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा। हाँ ग्रुप बन गया है। ग्रुप बना है कि नहीं? अभी ग्रुप नहीं बना है, ठीक है। प्रश्न मुझे अच्छे लेवल के, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सवाल 6वीं के लेवल के नहीं है? मुझे बताओ 6वीं का बच्चा ये बता पाएगा कि भारत के संविधान, उसे बेचारे को गाइड के में मदद लेनी पड़ेगी, वो गाइड में लिखा होगा। क्योंकि भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है ये तो मैं यूपीएससी के बच्चे से लिखवा सकता हूं। इतना लेवल का सवाल 6वीं के बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। वही तकलीफ है, थोड़ा हाई लेवल सवाल थोड़े सिंपल होने चाहिए थे। ऑब्वियसली बहुत गहराई से चीजें समझाई है। ये उदाहरण मुझे बताइए, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है तो आपको पहली नजर में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ होगा कि आपके उस समाज के प्रति एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग विकसित हो रही है। कई तरीके के बर्तावों पर चर्चाएं करवाई गई। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक। कल की क्लास का टाइटल होगा व्हाट इज द गवर्नमेंट। तीसरा टॉपिक है सरकार क्या है, किसे कहते हैं सरकार, कितने प्रकार की होती है सरकार। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। जिनके भी डाउट है वो डाउट भी बताते चले और कल के आंसर भी चेक करते रहे।